तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जापानीज मीडिया में, जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया ने विलिंगनेस दिखाई है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। ये प्रोग्राम एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको यूके, इटली और जापान द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पहले यूके द्वारा टेम्पेस्ट प्रोग्राम को चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका डेवलपमेंट चल रहा था। लेकिन बाद में जापान के ज्वाइन होने के बाद इस फाइटर प्रोग्राम को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का नाम दे दिया गया। तो पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर इंडिया को इनवाइट करने की कोशिश करी गई है इस प्रोग्राम में, पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसको लेकर आगे नहीं बताई गई। वहीं पर ये जो जापानीज मीडिया की रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर विलिंग है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जापान यहाँ पर हो सकता है इससे कंफर्टेबल ना हो। तो जो जापानीज कंसर्न है ये इंडिया के क्लोज टाइज को लेकर है, जो कि रशिया के साथ है। तो जापानीज गवर्नमेंट में कई लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इंडिया के थ्रू कई क्रूशल टेक्नोलॉजी रशिया चली जाए, इसलिए जापान यहाँ पर कॉशियस है। बाकी ये चीज़ हमें पता है कि रियलिटी डिफरेंट है, और तभी यूएस द्वारा भी कई क्रूशल टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करी जा रही है, जबकि उनको ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए इंडिया और रशिया के टाइज को लेकर। तो पास में भी इसके कई सबूत मिलते हैं कि इंडिया द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, और ये चाहे रशिया के साथ हो, यूएस के साथ हो, फ्रांस के साथ हो या फिर यूके के साथ ही क्यों ना हो। और इसलिए यूके द्वारा भी कई जगहों पर विलिंगनेस दिखाई गई है इंडिया के साथ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए, और इसलिए रोल्स रॉयस को भी एक कंटेंडर माना जाता है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स को डेवलप करने के लिए। तो इस प्रोग्राम से भी उस जेट इंजन प्रोग्राम को जोड़कर कुछ लोग देख रहे हैं। बाकी अगर ऐसे इश्यूज जापान के साथ एग्जिस्ट भी करते हैं तो डेफिनेटली इस पर बातचीत करके बात आगे बढ़ाई जा सकती है। बाकी जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जेन नाकातानी, ये भी इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनके विजिट के दौरान इस मामले पर भी चर्चा हो सकती है। खैर, अब ये अलग मुद्दा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि इंडिया द्वारा ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है, और ये अकेला प्रोग्राम नहीं है। अभी 21 जनवरी की ही बात है, इंडिया द्वारा ऑफिशियली एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया गया यूरोड्रोन प्रोग्राम में, जिसमें जापान भी एज एन ऑब्जर्वर 2023 से है। तो क्लियरली ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इंडिया ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को ज्वाइन करे। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि इंडिया का खुद का कोई 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम नहीं चल रहा है। AMCA के आने में थोड़ा डिले है, तो अगर इस प्रोग्राम से थोड़ी कॉस्ट सेविंग होती है और कुछ टेक्नोलॉजीज हमें मिलती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स को इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो डेवलपमेंटल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के आ जाने की वजह से जो कॉस्ट है वो हर कंट्री बेयर करती है, तो ओवरऑल सब पर बर्डन कम आता है, क्योंकि R&D एक्सपेंसिव है, ये चीज़ हम जानते हैं। सिमिलर चीज़ हमने यूरोफाइटर टाइफून के प्रोग्राम में भी देखी थी। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान भी होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो सबके अलग अलग रोड ब्लॉक्स भी होते हैं, और एक की साइड से अगर कोई रोड ब्लॉक आता है तो वो पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करता है। अगेन ये चीज़ यूरोफाइटर टाइफून के प्रोग्राम में भी देखी गई थी। तो इंडिया के पार्टिसिपेशन को लेकर जो जापानीज एक्सपर्ट्स हैं ये भी थोड़ा कॉशियस हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा तो हो सकता है इस प्रोग्राम में डिलेज भी हों। खैर, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हैं। पर्सनल ओपिनियन हमारा ये है कि हमें डेफिनेटली ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं AMC के बाद। वहीं पर US और चाइना के जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो पहले से ही फ्लाई कर रहे हैं। भले ये प्रोटोटाइप्स हैं, पर क्योंकि अभी से ये फ्लाई कर रहे हैं तो इनको दूसरी कंट्रीज़ पर एक एज है। तो भले ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में समय लगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने स्टार्ट कर दिया है तो डेफिनेटली ये दूसरी कंट्रीज से पहले फिनिश करेंगे। और क्योंकि इंडिया के पास इसके जवाब में कुछ नहीं है, तो बेटर ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। तो वहाँ से जो कई टेक्नोलॉजीज हमें मिलेंगी उसको हम अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम में दूसरी जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जेट इंजन को लेकर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है, इसका जो फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटर है, ये 2027 तक फ्लाई कर जाना चाहिए, और 2035 के बाद से प्रोडक्शन यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। तो ये जो टाइमलाइन है ये इंडिया के AMCA इंडक्शन के साथ मेल खाती है, और उस टाइम के आसपास हमें ऐसे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए भी होंगे जो कि AMCA के साथ पैरेलल में काम कर पाएं, और जो चाइनीज नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनको काउंटर कर पाएं। तो हमारे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये एक सही डायरेक्शन है, और हमें यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हमें यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ टेक्नोलॉजी मिल जा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी जो 13 Mark II और AMC जैसे प्रोग्राम है, उनसे जो इम्पोर्टेंट
मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हमारी कंट्री में आ ही जाएगा। और क्योंकि इस GCAP प्रोग्राम में भी जो हमारा पार्टिसिपेशन होगा वो खाली इंपोर्ट करने के लिए नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।